friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So, we are back again with the April part first of current affairs, and this is the current affairs related to science and tech, defense and environment. And without much ado, let's begin with the current affairs. तो हमारी आज की न्यूज़ क्या है पहली? Okay, so the topics to be covered क्या क्या रहेंगे? India participates in French maritime exercise for the first time and the name of the exercise is La Perouse. सेकेंड इज सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर्ड कि जो हमारा एक INS विराट था उसको डिसमेंटलिंग कंटिन्यू करते हुए एक प्राइवेट कंपनी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था टू कन्वर्ट दैट एयरक्राफ्ट कैरियर इनटू अ म्यूजियम, बट दैट थिंग सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड एंड नाउ इट इज गोइंग टू डिसमेंटल द विराट. थर्ड इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका हैव इनिशिएटेड जॉइंट रिसर्च ऑन 9 प्रोजेक्ट्स. हम उसके बारे में बात करेंगे. फिर एक हम हाइड्रोजन इकोनॉमी डायलॉग हुआ हमारा 2021 में, उसके बारे में बात करेंगे. एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो इंडिया का है हम उसके बारे में बात करेंगे. सो आज की फर्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया पार्टिसिपेट्स इन फ्रेंच मैरीटाइम एक्सरसाइज ला पेरूज हेल्ड इन इंडियन ओशन एंड इन 2021. तो ये अप्रैल 2021 में जो एक्सरसाइज हुई थी इंडियन जो इसमें जो इंडियन शिप्स थे INS सतपुरा और INS किल्तन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. एंड अलॉन्ग विद इट इसमें एक मैरीटाइम जो हमारे पास एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट था, इसने भी पार्टिसिपेट किया था. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने ला पेरूज एक्सरसाइज में पार्ट लिया था. द पोस्ट कंडक्ट ऑफ ला पेरूज द इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज वरुणा इज शेड्यूल्ड. तो इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, इसके बाद एक इंडिया और फ्रेंच की नेवल एक्सरसाइज एक और शेड्यूल्ड है. इसके बाद जो भी अप्रैल में हो चुकी है, इसके बाद एक वरुणा एक्सरसाइज है जो कि शेड्यूल है एंड ये भी पार्ट लेगी. इसमें UAE भी पार्ट लेगी इस एक्सरसाइज में, इसका नाम है वरुणा. फर्स्ट एडिशन ऑफ ला पेरूज वाज हेल्ड इन 2019. तो 2019 में ला पेरूज की फर्स्ट एडिशन हुई थी जिसमें इंडिया को छोड़ के बाकी जो क्वाड के मेंबर थे ऑस्ट्रेलिया, जापान, US इन्होंने पार्ट लिया था. एंड दिस टाइम बिकॉज इंडिया ने भी पार्ट ले लिया तो पूरे क्वाड कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्ट ले लिया है फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज में. सो एक्सरसाइज का नाम कहाँ से आया? जो ला पेरूज था वहाँ का एक फ्रेंच एक्सप्लोरर था जिसके नाम पे इन्होंने इस एक्सरसाइज का नाम लिया. इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 2021 कंप्लीटेड द क्वाड फोर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि अब क्वाड पूरी ही इसमें पार्ट ले चुकी है. एंड द क्वाड आपको पता है इज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज जिसमें US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया है. एंड इट्स एम टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक नेशंस. इट मींस इन अदर वर्ड्स अगर इसको कहें तो ये जो चाइना की डोमिनेशन है उसके काउंटर करने के लिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है. इट विल विटनेस द कम्प्लेक्स एंड एडवांस नेवल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सरफेस वॉर, एंटी एयर वॉरफेयर, air defense exercise, weapon firing exercise, cross deck flying operation for the various exercises में conduct की थी. It will also provide an opportunity for like-minded high-end naval forces to develop closer links. तो basically देखा जाए तो इंडिया की भी डिफेंस पावर में अच्छी इंटरनेशनल जो है वर्ल्ड में अच्छी पोजीशन है. एंड इस कारण इंडिया की भी जो अच्छी जो नेवल फोर्सेज है वो भी इसमें अपने आइडियोलॉजीज और थॉट्स शेयर करते हैं. नेक्स्ट इज जो इंडो फ्रेंच जॉइंट एक्सरसाइज है जो हमारी बाकी चल रही है उनका भी एक नाम जो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा. डेजर्ट 921 एंड गरुड़ा एयर एक्सरसाइज, ये दोनों एयर एक्सरसाइज है जिनका नाम है डेजर्ट 921 एंड गरुड़ा. ठीक है. सेकंड जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है वरुणा जो अभी बात करके आते हैं हम आपसे. एंड थर्ड है जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट शक्ति जो है वो आर्मी एक्सरसाइज है. आई होप आप सारे डिफरेंस जानते होंगे नेवल और बाकी एयर एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज इनका क्या डिफरेंस होता है. अगर ये नहीं पता तो प्लीज इसको सर्च कर लीजिएगा. The Supreme Court ordered status quo with regard to the dismantling of India's decommissioned aircraft carrier INS Virat. तो इंडिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, वन ऑफ द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था INS विराट. तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, डिसकमीशन कर दिया था. इसकी सर्विसेज वर कमिंग आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव बिकॉज इसमें क्या था कि इसकी रिपेयर जो थी बहुत ज़्यादा महंगी थी. यानी ब्रिटिश टाइम का हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था. सो डिसमेंटलिंग ऑफ INS विराट टू कंटिन्यू. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब एक कंपनी थी जो इसको म्यूजियम बनाना चाहती थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी फाइल किया था बट द सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड इट. सो अ प्राइवेट फर्म वांटेड टू टर्न द 67-year-old आइकॉनिक वॉरशिप इनटू अ मैरीटाइम म्यूजियम बट इट वाज डिफ्यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो कुछ टाइम इन्होंने होल्ड रखा, इन फैक्ट उसमें फाइल किया था बट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमेंटल करने की परमिशन दे दी है. द डिसमेंटलिंग ऑफ INS विराट, द नेवीज डीकमीशन्ड एयरक्राफ्ट विल कंटिन्यू with the Supreme Court refusing to intervene on behalf of a private firm that wanted to convert the vessel into a maritime museum cum adventure center. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रैशनल दिया somebody has already, क्योंकि वो ऑलरेडी सेल हो चुका था जो डिसमेंटलिंग
जो एक एजेंसी थी उसको ये सेल हो चुका था, उसके बाद इन्होंने अपनी जो याचिका दायर की थी, तो उस कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि somebody has already paid the money for the ship has been sold to the respondent। जिनको सेल हुआ है ये शिप ब्रेकर एक फर्म है जिनका नाम है श्री राम ग्रुप गुजरात की है, और मेरे ख्याल से इसकी जो प्राइस था 500 करोड़ का ये सोल्ड आउट हुआ, इसका जो रिमेन्स है डिसमेंटल शिप है। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े जी ने ये बात कही थी। अब तो चेंज हो चुके हैं CGI इंडिया के। तो अगर आपको पता है कि CGI इंडिया के कौन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इज INS विराट होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप इन द वर्ल्ड। सो इसके जो हमारे पास ये INS विराट है इसके ऊपर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, एज इट हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉरशिप। सेकंड इज विराट इज अ सेंटोर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर weighing 27,800 tons, served with the British Navy as HMS Hermes for 25 years from 1959 to 1984। तो 1959 से लेकर 1984 तक जो ये शिप है इसने ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया है, बट नाउ it was given to India। The Centaur class of aircraft of the Royal Navy was last of the light fleet career design started during the closing years of the World War II। तो वर्ल्ड वॉर की क्लोजिंग ईयर्स में इसको बनाया गया था। एंड विराट हैज प्लेड अ मेजर रोल इन ऑपरेशन जुपिटर, दैट इज इन 1989 जब श्रीलंका पीस कीपिंग के लिए इसको भेजा गया था। It has also seen the action during the OP पराक्रम 2001-2002 जो पोस्ट टेररिस्ट अटैक हमारे पार्लियामेंट पे जो ऑपरेशन हमने लीड किए थे उसमें भी INS विराट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नेक्स्ट इज द इंडिजिनियस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव एंड रशियन ट्विन रोटर Kamau 31 has also operated from the ship। जैसे कि अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर है तो वेरियस एयरक्राफ्ट भी इसने कैरी किए हैं, इंडिया का ध्रुव एंड रशिया का Kamau 31। It was decommissioned in March 2021। तो इसकी जो सर्विसेज थी they were up till March 2017 and the Navy had been incurring expenditure since its upkeep, क्योंकि ये पुराना हो चुका था बहुत ज़्यादा, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई थी, तो इसको इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। There had been demands from various quarters to not let Virat go the way Vikrant India's first career that was eventually scrapped। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि भाई इसको भी आप मत ऐसे डिकमीशन कीजिए या इसको ऐसा डिसमेंटल मत कीजिए, लेट्स कीप इट एज अ मेमोरी या कुछ है, तो इसको भी नहीं डिकमीशन कर दिया गया था। तो इंडिया का जो फर्स्ट कैरियर था उसका नाम भी इधर यहाँ मेंशन हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है INS विक्रांत। तो इसके बारे में भी आप प्लीज़ इसको पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका जॉइंट रिसर्च ऑन 9 प्रोजेक्ट्स। हम 9 प्रोजेक्ट श्रीलंका के साथ काम करेंगे। इसमें क्या है, द टीम विल बी कंसिस्टिंग ऑफ साइंटिस्ट एंड फ्रॉम इंडिया एज वेल एज श्रीलंका एंड दे विल वर्क इन द एरियाज लाइक फूड टेक्नोलॉजी, प्लांट बेस्ड मेडिसिन, मेट्रोलॉजी, स्पेस रिसर्च and application, robotics and automation, industrial electronics, renewable energy, waste management, information and communication technology। So they have been granted a collaborative support, मतलब दोनों कंट्रीज मिलके सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक जो श्रीलंका की है वो पार्ट ले रही है इन दोनों एक्सरसाइज में। तो इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड इनकी तरफ से स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट है जो कि इस चीज़ के रिलेटेड काम कर रही है। ठीक है, तो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट है श्रीलंका की तरफ से। नेक्स्ट इज दिस कॉल्स फॉर द प्रपोजल्स वर लॉन्च्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कंक्लूजन इन द इंटर गवर्नमेंट कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया और श्रीलंका ने एक प्रपोजल को लॉन्च किया था, जो कि लॉन्च किया था 2008 में। तो उसकी कल्मिनेशन या उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये स्टेप लिए। साइंस एंड टेक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज इनिशिएटेड एंड डिस्कस्ड थ्रू इंडिया श्रीलंका सब कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द अम्ब्रेला इंटर गवर्नमेंट इंडियन श्रीलंका जॉइंट कमीशन। तो इंडिया श्रीलंका जॉइंट कमीशन ने ही ये फर्दर स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दीज द कंट्रीज हैव आल्सो डिसाइडेड टू सपोर्ट 3 वर्कशॉप प्रपोजल्स फ्रॉम among 193 common proposals received in the response to the call। तो ये बेसिकली जो 2 कंट्रीज हैं, ये 3 वर्कशॉप जो प्रपोजल्स इन्होंने की थी 193 में से टोटल 3 इन्होंने फाइनलाइज की हैं, तो उस पर भी ये लोग काम करेंगे। नेक्स्ट इज एज ऑफ नाउ देयर इज 27 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन फूड टेक्नोलॉजी, मटीरियल्स, प्लांट बेस्ड मेडिसिन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हैव बीन सपोर्टेड। तो 27 तो अभी इनके साथ हमारे चल ही रहे हैं। And the number of quality joint research paper patents have been published by the PIs and follows also participated in various international conferences। तो बेसिकली जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी इन्वॉल्व है, उन्होंने वेरियस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी पार्ट लिया है।
हाइड्रोजन इकोनॉमी डायलॉग हुआ था 2021, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका टाइटल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका टाइटल था द हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग 2021। इसका नाम जो टाइटल है वो इम्पोर्टेंट है। एंड ये हुआ कब था? ये हुआ था 15 अप्रैल। सो ना इसका जो टाइटल है वो इम्पोर्टेंट है, द हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग 2021। The Hydrogen Roundtable is the first of its kind conference on hydrogen ecosystem. As the world chases its international climate commitments and takes steps to counter climate change, hydrogen is gaining importance. तो जो हमारे पेरिस क्लाइमेट डील के रिगार्डिंग जो हम अपना एमिशन वगैरह कम कर रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल इसका है हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ सोर्स, इट विल बी इम्पॉर्टेंट एज अ सोर्स टू ब्रिज एनर्जी गैप्स एंड ऑल्सो एज अ स्टैंड अलोन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल फ्यूल्स। बेसिकली हाइड्रोजन सेल्स वगैरह जो हम गाड़ियों में पढ़ते हैं, वो सारे जो है वो हाइड्रोजन से ही पॉसिबल होगा। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज बाय द एनर्जी फोरम TEF, जिसको कहा जाता है, एन इंडिपेंडेंट थिंक टैंक एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जिसको हम FIPI कहते हैं, वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो दो नाम इंपॉर्टेंट है कि किन्होंने इनको ऑर्गेनाइज किया था, TEF द एनर्जी फोरम एंड FIPI फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये दोनों किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंदर। ठीक है, तो TEF तो नो डाउट एक इंडिपेंडेंट टैंक है, बट स्टिल वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ Ministry of Petroleum and Natural Gas. The purpose of roundtable was to discuss the emerging hydrogen ecosystem and explore opportunities for collaboration, cooperation and coalition. Basically मिलके काम करने की बात हो रही है यहाँ पे। The high level ministerial session of the conference was led by, तो अगर ये देखा जाए तो ये लीड किसने किया था, इसके लीडर कौन थे, इसको चेयर किसने किया था? It was धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर ऑफ दिस MOPNG। तो इन्होंने इसको लीड किया था। ठीक है, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के। ठीक है, नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राउंड टेबल इज टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस ऑफ हाइड्रोजन इकोसिस्टम अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीब्यूट क्रिएटिंग सिंक्रोनी अमंग द थिंक टैंक्स। सो बेसिकली ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर ये रिसर्च करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट इज अराउंड 25 पैनलिस्ट फ्रॉम 15 कंट्रीज सच एज UAE, डेनमार्क, US आल्सो टुक पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस। तो वेरियस कंट्रीज ने भी इसमें पार्ट लिया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मेनी अदर ग्लोबल एनर्जी इंडस्ट्रियल फर्म्स हैव कम अप टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू एनर्जी ट्रांजिशन कोalition कॉल्ड इंडिया H2 अलायंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सी इंडिया की तरफ से एनर्जी है इंडिया H2 अलायंस में। इंडिया H2 अलायंस में इंडिया की कंपनी कौन सी पार्ट लीजिए, इसका नाम है रिलायंस। रिलायंस विल वर्क टुवर्ड्स कमर्शियलाइजिंग हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज टू बिल्ड नेट जीरो कार्बन एनर्जी पाथवे। बेसिकली क्या बात हो रही है कि जो इंडिया H2 अलायंस है, जिसमें रिलायंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, ये क्या करेगा? इंडिया का जो नेट कार्बन एमिशन है उसको जीरो करने में हेल्प करेगा। द अलायंस द अलायंस इज सेट टू वर्क ऑन 5 एरियाज। 5 एरिया में ये लोग काम करेंगे। एक तो नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी और जो इसका बाकी रोड मैप है 2021 से 30 में ये क्रिएट करेंगे। सेकेंड इज टू क्रिएट अ नेशनल H2 टास्क फोर्स एंड मिशन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट और जो है प्राइवेट फर्म मिलकर इसमें काम करेंगी। टू आइडेंटिफाई नेशनली लार्ज हाइड्रोजन डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज प्रोजेक्ट्स, हेल्प इन क्रिएटिंग नेशनल इंडिया H2 फंड, creating hydrogen linked capacity covering hydrogen production, storage, distribution, industrially, तो वेरियस एस्पेक्ट्स पे ये लोग काम करेंगे। एंड टोटल इनके जो फील्ड ऑफ वर्क है 5 एरियाज में एक्सटेंडेड है। तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से जो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है इसके बारे में हम बात करते हैं। फोकस ऑन जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज। तो ग्रीन पावर जो रिसोर्सेज हैं उससे हम इसको बनाएंगे। एंड टू लिंक इंडियाज ग्रोइंग रिन्यूएबल कैपेसिटी विद द हाइड्रोजन इकोनॉमी। सो इंडिया के जो बेसिकली गोल है कि हम जो अपने ग्रीन पावर, जो अपने कार्बन एमिशन कम करके ग्रीन पावर के ऊपर रिलाई करेंगे, वो इंडियन हाइड्रोजन मिशन में कवर होते हैं। India's ambitious goal of 175 gigawatt by 2021 got an impetus in 2021-22 budget, which allocated 1500 crore for renewable energy and national hydrogen mission. बेसिकली इंडिया को जो 175 गीगावाट्स का इन्होंने प्लांट लगाना था, उसके लिए इस बजट सेशन में उनको 1500 करोड़ रुपए अलॉट हुए कि वो अपना जो प्लांट लगाने की तरफ काम है उसको एक इम्पीटस मिले, उसको जल्दी जल्दी वो काम खत्म हो। वो काम को उसके लिए जो फंड एलोकेट किए वो है 1500 करोड़। The usage of hydrogen will not only help India in achieving its emission goals under the Paris Agreement, but also reduce import dependency on fossil fuels. तो आपको पता ही है इंडिया में पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल नाम मात्र ही है।
तो इंडिया का सारा पेट्रोलियम जो है, जो डीजल बाकी सब जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स है वो बाहर से आते हैं। तो अगर हम इस पे हाइड्रोजन के ऊपर काम करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो इंडिया के इम्पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। द हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एंड द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपको पता ही है, आपने अब तक क्लास में पढ़ा ही होगा। सिंस द वेट ऑफ द हाइड्रोजन इज लेस देन द एयर, इट राइजेस इन द एयर एंड देयरफॉर इट इज फाउंड इन द प्योर फॉर्म। बिकॉज ये एयर के साथ मिक्स नहीं होता, सेपरेट रहता है, तो इसको प्योर फॉर्म में आप इजीली कलेक्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप कोई भी कंटेनर में एयर लोगे तो टॉप मोस्ट जो लेवल होगा वो हाइड्रोजन का ही होगा। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हाइड्रोजन इज नॉन टॉक्सिक, नॉन मेटालिक, odorless, tasteless, colorless and highly combustible diatomic gas। diatomic मतलब 2 एटम होती है इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल इज अ जीरो emission fuel burned with oxygen। It can be used in fuel cell or internal combustion engine। It is also used as fuel for spacecraft propulsion। बेसिकली जो टेस्ला वगैरह या बाकी जो कार्स आ रही हैं, इन सब में हाइड्रोजन सेल्स वगैरह डाल के भी, जो हम हाइब्रिड कार्स की बात करते हैं, नॉट पर्टिकुलरली टेस्ला, जो हम हाइब्रिड कार्स की बात करते हैं उसमें हाइड्रोजन सेल्स ही यूज़ हो रहे हैं। एंड जो हाइड्रोजन सेल्स का जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर होता है। तो ये स्पेस क्राफ्ट में जो भी लोग जाते हैं जिसमें हाइड्रोजन यूज़ होता है, उसकी बाय प्रोडक्ट वाटर होता है, जो कि वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो वाटर वो ड्रिंक करते हैं, तो उनके दोनों प्रोसेस इससे सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन होता है, इट कंस्टिट्यूट बल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हो गए उनसे ये एक्सट्रैक्ट होता है। एंड इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड इज ब्लू हाइड्रोजन। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। एंड दे आर कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड सो बेटर देन ग्रे हाइड्रोजन। सो बाय प्रोडक्ट्स कैन बी कैप्चर्ड एंड स्टोर, जो ग्रे हाइड्रोजन में वो नहीं स्टोर हो सकते, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली बहुत जगह यूज़ होती है। सबसे मोस्ट कॉमन यूज़ तो इसका जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसी में ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज ग्रीन हाइड्रोजन। Green hydrogen is generated from renewable energy like solar and wind। Electricity spills water into hydrogen and oxygen। तो इसमें क्या होता है कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में H2O को अलग अलग कर दिया जाता है, जिससे हमें H2NO अलग अलग मिल जाते हैं। इसका बाय प्रोडक्ट जो मैं आपको बात कर रहा था, वाटर एंड वाटर वेपर, तो उसी के प्रिंसिपल के आधार पे इसके बाय प्रोडक्ट्स बेस्ड हैं। India has a huge edge in green hydrogen production owing to its favorable geographical conditions, presence in the abundant natural elements। बेसिकली इंडिया के पास जो प्राइमरी जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसकी बात मैंने यहाँ की थी, ये वाला, तो ये हमारे पास बल्क में है, जिसका बाय प्रोडक्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास बल्क में है। द गवर्नमेंट हैज गिवन impetus in scaling up the gas pipeline infrastructure across the length and breadth of the country and has introduced reforms for the power grid including introduction of smart grids। बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे भी मॉडल्स चल रहे हैं वेरियस एरिया में, पावर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें धीरे धीरे अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम उसमें हाइड्रोजन इनकलकेट करेंगे। मतलब ओवर द टाइम हाइड्रोजन एनर्जी और बाकी जो हमारा अभी जो कन्वेंशनल सिस्टम चल रहा है उनको मिक्स करके फॉर द टाइमिंग उनकी डिपेंडेंसी ऑन द कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम पे रिड्यूस की जाएगी। The capacity addition to renewable power generation, storage and transmission producing green hydrogen in India can become cost effective and will not only guarantee energy security but also ensure self sufficiency। Obviously अगर हम हाइड्रोजन पे डिपेंड कर रहे हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज पे नहीं ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, तो इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी भी उसमें रीच हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।